हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर बाजार टांडा अम्बेडकर नगर। बच्चों, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के लगभग 19 सवाल तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। जरा समझने की कोशिश करिए और अपने बुक में देखिए सभी लोग क्या लिखा हुआ है। 20वें प्रश्न में, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। मतलब एक पुस्तक का मूल्य दिया गया है। आप व्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कुल पुस्तकों को बेचने पर, ठीक है। तो जो पुस्तकें दर्जन में दी गई हैं उनको आप संख्या में बना लीजिए, है ना। 10 दर्जन, 8 दर्जन और 10 दर्जन। एक दर्जन में कितनी पुस्तकें होती हैं? 12। तो 10 दर्जन में 120 पुस्तक रसायन विज्ञान की हो जाएगी। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, तो 96 पुस्तक भौतिक विज्ञान की हो जाएगी। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, तो 12 120 पुस्तक अर्थशास्त्र की हो जाएगी। ठीक है। एक पुस्तक का मूल्य जो कि रसायन विज्ञान का है उसका मूल्य है 80 रुपये, और जो भौतिक विज्ञान का है उसका मूल्य है 60 रुपये, और जो अर्थशास्त्र का है उसका मूल्य है। अगर बीजगणित का प्रयोग ना करना होता तो आप लोग वैसे निकाल लेते। जैसे किताब खरीदने जाओ और इतना किताब खरीदे रहो, एक किताब का मूल्य इतना है तो कितना रुपया हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप जोड़ के पूरा गुणा करके निकाल लोगे। लेकिन चूंकि आप व्यू का प्रयोग करना है तो कैसे निकलेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। आप व्यू बीजगणित में प्रयोग कैसे होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहली परिस्थिति को पंक्ति व्यू में जो भी पहली शर्त दी गई हो, और दूसरी परिस्थिति को स्तंभ व्यू में लिख दो, और उसके बाद आप व्यू के गुणन नियम से दुकान को प्राप्त कुल धनराशि बराबर दोनों का गुणा कर देंगे। तो कैसे हम लिखेंगे, पुस्तकों की संख्या को, ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ बुक्स, पुस्तकों की संख्या को पंक्ति आव्यूह में लिखने पर। पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है ऐसा आव्यूह जिसमें एक और केवल एक ही पंक्ति हो और स्तंभ कई हो। तो चलिए बताएं, रसायन विज्ञान की कितनी पुस्तकें हो जाएंगी? 120 हो जाएंगी ना। और भौतिक विज्ञान की 96, अर्थशास्त्र की 120। इसका क्रम या कोटि क्या है? 1/3। 1 रो है और 3 कॉलम है इसमें, तो 1/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। अच्छा, ऐसे ही पुस्तकों के मूल्य को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर, जरा बताना, रसायन विज्ञान वाली पुस्तक का मूल्य 80 रुपया एक पुस्तक का, और इस भौतिक विज्ञान का और अर्थशास्त्र का इसका क्रम 3 गुणे, फिर आव्यूह के गुणन के नियम से दुकान को प्राप्त कुल धन राशि बराबर कितनी हो जाएगी। तो पहले पंक्ति आव्यूह 120 और 96, 120, इसका क्रम है 1 गुणे 3 इंटू 80, 60 और 40 रुपये, इसका क्रम है 3 गुणे
अब कुल कितनी धनराशि दुकान को प्राप्त होगी, गुणा कर लीजिए। कैसे गुणा होगा, ये पंक्ति है, ये एक स्तंभ है, बस एक ही बार गुणा होगा। गुणा का नियम पढ़ा है ना, पहले अवयव का है ना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो संगत संगत होगा, पहले का पहले में, दूसरे का और तीसरे का, और एक संगत अवयव का गुणा करने के बाद तुरंत प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो चलो कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 और 2 जीरो और प्लस तुरंत लगा देंगे, 6 36 हो जाएगा, 6 9 54 और 3 57, इतना रुपया हो जाएगा, और प्लस 12 चौक 4800 रुपये हो जाएगा। ये इसका क्रम या कोटि कितना है, इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो गुणा हो गया, और 1/1 का मतलब सिर्फ इसमें एक अवयव आएगा। अब जरा इसका जोड़ लीजिए, 0 0 0 0 0 6 आ जाएगा, 8 7 15 और 6 21, 2 आएगा, 4 2 6 5 11 और 9 20। तो दुकान को प्राप्त कुल धनराशि, अतः दुकान को प्राप्त कुल धनराशि बराबर रुपए में लिखना है 20,160 रुपये। ये आंसर हो जाएगा आपका, आप आंसर मिला सकते हो। देखो आप व्यू का भी प्रयोग हो गया और उत्तर भी आ गया। और वैसे भी जनरल अगर आपको निकालना होता तो आप भी यही करते, भाई 120 पुस्तक रसायन का है और एक पुस्तक है 80 रुपये का है, तो 120 गुणे 80 कर लेते, सीधे इतना हो जाता, फिर उतना गुणे उतना कर लेते। बस वो अवयव का प्रयोग करना था तो थोड़ा सा इस टाइप से लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20 लगा लीजिए। तो आप सभी लोगों ने बेटा प्रश्न नंबर 20 पूरी तरह से सीख लिया। अब ये 21वां और 22वां कंपटीशन का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जो 2 ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। एक्स मैट्रिक्स की आर्डर है 2/n, वाई मैट्रिक्स की आर्डर है 3/k और जेड मैट्रिक्स की आर्डर है 2/k और डब्ल्यू का n/k और पी मैट्रिक्स का, ये कैपिटल पी है, पी मैट्रिक्स का आर्डर है p/k। आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, जरा क्वेश्चन को समझिएगा। पूछा जा रहा है py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n, k और p में प्रतिबंध क्या होगा, है ना। परिभाषित होने के लिए, इसको डिफाइन होने के लिए, ये परिभाषित हो तो n, p और k की वैल्यू कितनी हो सकती है तब ये परिभाषित हो। एक बात बताओ, मैट्रिक्स p का मैट्रिक्स y में गुणा कब हो सकता है, जब इस मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के, अच्छा बताओ इसकी आर्डर कितनी है, p मैट्रिक्स की p/, और y की 3/k। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल जाएगा, ये चूंकि मल्टीप्लाई हुआ है, ये मल्टीप्लाई हुआ है मतलब मल्टीप्लाई हो जाए, ये कंडीशन परिभाषित हो जाए तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, और हमें यहाँ पे मिलेगा कौन सा मैट्रिक्स, इतना मल्टीप्लाई होने के बाद कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, बढ़िया है p/, चलो इतना तो आप समझ गए, ऐसे मैंने जनरली समझा दिया आपको। और w की आर्डर क्या है, n/3 और 3/k, तो ये तो 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस कौन सा आर्डर आया, n/k, समझिए ध्यान से।
तो n/k आया, ये मैट्रिक्स इसमें कब जुड़ेगा? अब मैट्रिक्स के जोड़ का नियम, दो अवयव जुड़ते कब हैं? दो मैट्रिक्स जुड़ते तब हैं जब उनके आर्डर बराबर हों। तो इसके बराबर होने के लिए क्या करना होगा? P बराबर n होना चाहिए, तभी जो है ये जुड़ पाएंगे, तभी ये जो शर्त दी गई है वो परिभाषित होगी। तो P बराबर n और K बराबर क्या 3, तभी जो है ये हो सकता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन आया? पहला K = 3 ये आना चाहिए और P बराबर n ये आएगा, तभी ये परिभाषित होगा। तो ये क्वेश्चन समझने वाला है, पहला पॉइंट इसका सही है आंसर, ठीक है। क्योंकि कोई भी आपसे पूछेगा तो आपको समझाना पड़ेगा उसको, भैया देखिए ऐसे ये है, ये चीज़ ऐसे होगी, परिभाषित होगी तो ये होगा, है ना। और जुड़ेगी मैट्रिक्स तो ये कंडीशन बनना चाहिए तभी जुड़ेगा। और चूंकि परिभाषित है ये, तो शर्त कौन सी निष्कर्ष में निकलेगी, इसलिए ये बराबर ये हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, यदि n बराबर p हो तो 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो x की ऑर्डर कितनी है? 2/n और z की ऑर्डर 2/p। n की वैल्यू कितनी हो? p। n की वैल्यू p हो जाए तब आपको ऑर्डर बताना है इतने का कितना आएगा, 2/, तो कितनी ऑर्डर आएगी? देखो इसमें से ये वाला घटेगा क्या? अगर ये ना लिखूं मैं तो क्या इसमें से वाला घट जाएगा? तब तक नहीं घटेगा जब तक n की वैल्यू p के तब ऑर्डर सेम होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा? अच्छा जब ये घट जाएगा, मान लो 2/p यहाँ हो गया, 2/p यहाँ हो गया, घटेगा तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा? तो इतने का जो कोटि आएगा, इतने मैट्रिक्स का सरल करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा? 2/p होगा। चलो ठीक है, 2/p हो गया ना। तो 2/p ऑप्शन में नहीं है, 2/p ऑप्शन में, तो जहां p है क्या वहां n लिख सकते हैं? बताइए, जहां p है n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो चाहे हम यहाँ वाले पे n लिख दें और चाहे यहाँ वाले p लिख दें, क्योंकि n p के बराबर है। तो 2/p हमने निकाला लेकिन उसका आंसर नहीं मिल रहा था, तो इसका मतलब p की वैल्यू n के इक्वल हो सकती है, इसलिए इसमें मेन ऑर्डर हो जाएगा जो ऑप्शन में आपके मिल रहा है, तो 2/n ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है? दूसरा। पहला p गुणे 2 अगर लिखा है वो गलत है, ये ना सोचना कि 2 गुणे p और p गुणे 2 बराबर होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है? बी वाला, सेकेंड आंसर। समझ गए? ठीक है, आप लोग ऐसे थोड़ा बहुत कुछ नोट करना चाहो इसमें ऐसे रफली तो नोट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कोई कहे समझा के हमको बताइए कैसे कैसे आता है ऑप्शन, तो आप समझा सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। तो इस तरह से आप सभी लोगों का एक्सरसाइज 3.2 जो है कंप्लीट हो गया। और 3.2 तक आप लोगों ने सीखा क्या क्या, कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, जोड़ते कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्सों का कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, है ना। किसी मैट्रिक्स में किसी अदिश राशि का गुणा कैसे करते हैं, उसके गुणा करने के बाद जोड़ते घटाते कैसे हैं, किसी मैट्रिक्स के का उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी बातें सीख गए आप लोग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है सब कंप्लीट है। अब आपको एक नई चीज़ सीखनी है जिसका यूज आपको अगली प्रश्नावली में करना है, वो है परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स
बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है परिवर्त आव्यूह। ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है, परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, अब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा समझिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए बराबर हम कैपिटल में लिखे, यही चीज़ जब हम लोग सेट पढ़ते थे 11th में तो सेट ए बराबर कहते थे, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसी कैपिटल लेटर को हम मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे यम गुणे यन। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो अवयव, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है ए जिसकी आर्डर एम गुणे यन या यम बाई यन है। क्लियर? तो मान लेते हैं कि एक यम गुणे यन आर्डर का मैट्रिक्स है। यदि उस मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या को स्तंभों में बदल दिया जाए या स्तंभों की संख्या को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो बदलने के बाद प्राप्त हुआ जो मैट्रिक्स होता है वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो अभी एग्जाम्पल देंगे फिर समझ में आएगा। परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए की पावर टी से शो करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश या ए की पावर टी से शो करते हैं। तो अब बताओ, अगर ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इस आर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए, ये आई जो जे लिखे थे वो, और इसकी आर्डर भी बदल जाएगी। पंक्ति स्तंभ में हो गया स्तंभ। देखो, पंक्तियों की संख्या की जगह पे स्तंभों की संख्या लिख देना और स्तंभों की संख्या की जगह पे पंक्तियों की संख्या में चेंज कर देना ही उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखना है ए डैश। तो ये जो पहली पंक्ति है ना उसको पहले स्तंभ में कन्वर्ट कर दो 1 2। ये जो दूसरी पंक्ति है ना उसको दूसरे स्तंभ में लिख दो। ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो इसकी आर्डर कितनी है, पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं, और इसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। देखो आर्डर भी बदल गया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझ पा रहे हो? एक एग्जांपल और कोई लेता हूं, इसका ट्रांसपोज लिखना है। ये पंक्ति में लिखा है, स्तंभ में लिख देंगे, हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3/3 में ट्रांसपोज कैसे पता करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा, ये जो पंक्ति है वो पहले स्तंभ में आ जाएगी, पहले स्तंभ में 1 2, जो दूसरी पंक्ति है, जो तीसरी पंक्ति है, तीसरे स्तंभ में। हमने पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया। अच्छा, स्तंभ देखो पंक्ति में बदला है कि नहीं बदला है? बात तो वही है। स्तंभ तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में। तो चाहे मतलब पंक्तियों का स्तंभों में या स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर देने से प्राप्त आव्यूह ही परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझ गए? तो ठीक है, ऐसे जनरली नोट कर लो, थोड़ा बहुत जनरली वैसे रफली नोट कर लो कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। कभी आपको सीखने की ज़रूरत पड़े तो समझ जाइएगा। तो बेटा अब हम लोग सीखेंगे कि जो अभी परिवर्त आव्यूह मैंने कहा, परिवर्त आव्यूह मतलब उसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का ही तो ट्रांसपोज किया गया है, मैट्रिक्स का ही तो ट्रांसपोज किया गया है। ठीक है,
तो उसी आव्यूह के परिवर्त का प्राइमरी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रारंभिक गुणधर्म क्या क्या हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है ना, तो उसके परिवर्त का परिवर्त निकाल दिया जाए तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। पहला गुणधर्म, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया जाए तो वही मैट्रिक्स आता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम उस मैट्रिक्स में किसी अदिश से गुणा करके उसका ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स के और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में अदिश का गुणा करें तो दोनों बराबर आता है। जहाँ के कोई अचर संख्या है, अचर राशि है, कोई अचर गिनती 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ के उसका ट्रांसपोज निकालें या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ें, वो सेम होता है, बराबर होता है, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। चौथी प्रॉपर्टी बोर्ड पेपर में आता है, सवाल दे देता है इस पर कि ए बी का डैश परिवर्त में होता है क्या, कि ए का बी में मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी में गुणा करने के बाद जो ट्रांसपोज आता है वो बी का ट्रांसपोज में, बी के ट्रांसपोज से ए के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो बराबर होता है। ये नहीं कि ए बी डैश बराबर ए डैश बी डैश। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, बच्चे यही कहेंगे कि यार ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी से, ये तो होता है, तो ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम इन सब को एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करते हैं आपको। चलो मैट्रिक्स से पता है ना, वहाँ दिखाते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ए डैश बताओ कितना होगा, वहाँ पे ए डैश हो जाएगा 3√3 0 नहीं 2 है ना, पहला पंक्ति पहले स्तंभ में 4 2, समझ गए। अब फिर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए डैश का डैश, तो जो पंक्ति है, जो पंक्ति है वो स्तंभ में, 3, जो पंक्ति है वो स्तंभ में, जो पंक्ति है वो स्तंभ में। देखो क्या ये जो आया वही मैट्रिक्स आया कि नहीं आया। बस सिमिलरली पहली प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गई कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स के इक्वल होता है। पहली प्रॉपर्टी समझ गए। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। चलो के से ही ले लेते हैं। ए बराबर उतना है ना, तो के ए बराबर कितना होगा, 3 के √3 के 2 के 4 के 2 के 0 है ना। इसका ट्रांसपोज ले लो, के ए का ट्रांसपोज, ये पंक्ति जो है स्तंभ में आ जाएगी, √3 के √3 के 2 के 4 के 2 के, क्या इन सब में इतना आया कि नहीं आया, ये आया, कोई प्रॉब्लम। चलो अब हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज ए डैश कितना होगा जरा बताना, ए का ट्रांसपोज कितना होगा, 3√3 2 4 2 हो गया ना। इसमें के से मल्टीप्लाई करो, के ए डैश 3 के 4 के √3 के 2 के 2 के और 0, क्लियर ना। देखो क्या दोनों बराबर है, आया ना इक्वल। मतलब किसी मैट्रिक्स में अदिश से मल्टीप्लाई करके किसी स्केलर राशि से गुणा करके उसका ट्रांसपोज निकालें या उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसी अदिश से गुणा करें, दोनों सेम होता है। क्लियर हो जाएगा सबका। चलिए बढ़िया है, दूसरी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। हम तीसरी प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, फिलहाल मुझे बारिश में भी गर्मी हो रही है,
हाँ, ऊपर पंखा भी चल रहा है और बारिश यहाँ पे बहुत तेज ज़ोरों से चल रही है। चलिए हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। तो वो देखिए मैट्रिक्स मैंने वहाँ पे मिटा दिया है, फिर भी कुछ लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 b इज इक्वल टू 2 1 2 3 4 2 या 1 0 लिख लेते हैं। चलो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी यहाँ पे दिया है a प्लस बी का डैश, मतलब पहले हम a प्लस बी तभी निकलेगा जब दोनों की आर्डर सेम होगी। आर्डर इसकी कितनी है और इसकी, ठीक है ना। तो a प्लस बी जोड़ो ज़रा, पहले का पहले में 3 3 5 7 9 6, ठीक है। तो क्या, तो आप लोगों ने बेटा देख लिया कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आता है ना। और किसी मैट्रिक्स में किसी अदिश का गुणा करके ट्रांसपोज निकालना और उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में उसी अदिश से गुणा करने पर दोनों मैट्रिक्स बराबर आता है। a प्लस बी का डैश a डैश प्लस बी डैश के बराबर आता है। इसी को हम प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पे दो मैट्रिक्स हमने एग्जाम्पल में लिख रखा है, इन दोनों को जोड़ दिया, इतना आ गया। अब जरा बताना a डैश कितना आएगा, a डैश प्लस बी डैश, एक साथ लिखते हैं। a का डैश बताओ, एक मिनट, अभी इसका डैश भी निकालना है ना। तो a प्लस बी का डैश कितना हो जाएगा, 3 3 5 7 9। a डैश प्लस बी डैश जा निकालो, a का डैश निकालो। पहली पंक्ति स्तंभ में आ गई, दूसरी पंक्ति 4 5 6 प्लस b का डैश लिखो 2 1 2 3 4 0, जोड़ दो। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से जुड़ेगा 3, दूसरा दूसरे से 7 3 9 5 6। अब देखो ये इक्वल है कि नहीं है, तो ये भी वेरीफाई हो गया कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, ठीक है। चलिए हम लोग सीखेंगे बेटा, ये चौथा देख लो। अगर आप आज ये सीख लिए तो एक्सरसाइज में जा कर के 3.3 एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो। जितना मैं बता रहा हूँ अगर उतना नियम आपको आता जा रहा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा सकते हो। फिलहाल यहाँ कॉन्सेप्ट पहले सीख लो सभी लोग। चलो ए बी का मतलब ए मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। चलो लिखो 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 0। गुणा कैसे होता है मैंने पढ़ा रखा है, फिर से सुन लो सब लोग। पहले पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये एक लाइन हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 लाइन हो जाएगा। ठीक है, जा करिए। नहीं होगा 2 बाई और ये इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर, इसलिए जो मैंने ये एग्जाम्पल देकर मल्टीप्लाई करने की कोशिश कराया आपको, वो मल्टीप्लाई होगा नहीं, होगा ही नहीं गुणा। ये तो आपकी बुक में कुछ ऐसा दिया था, मैंने वैसे अपने मन से इसको लगाने की कोशिश किया कि चौथी प्रॉपर्टी भी इसी पे अप्लाई कर दें, तो नहीं हो रहा है। चलिए इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। a इज इक्वल टू -2 4 5 और b इज इक्वल टू 1 3 -6, ये भी बोर्ड में आ चुका है। अब इस पे चौथा वाला वेरीफाई देखो होता है कि नहीं होता है। a b मल्टीप्लाई करो, -2 4 5 b 1 3
पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो एक एक अवयव से होगा, -2 माइनस सीधे लिख दे रहे हैं और +12। अब 4 से ऐसे 4 12 4 6 24 5 15, ये हो गया ए बी। इसका डैश पंक्ति को स्तंभ में -2 -6 12 4 12 -24 5 15 और ठीक है, ए बी डैश आ गया। अब जरा बताना बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश बराबर, बी डैश लिखो कितना हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो 1 3 माइनस, और इस स्तंभ को या इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए, कितना -2 4 और 5, ये हो जाएगा। अब इसका गुणा करो, -2 4 5 -6 12 15 ना, +12 -24 माइनस, अब देखो कि ए बी का डैश बी डैश ए डैश के बराबर आया कि नहीं आया, तो लिख देंगे लास्ट में आता है ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। इतना क्लियर हो गया आपको, बढ़िया है। तो ये ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, केवल चारों नोट कर लीजिए सभी लोग। अब आप लोग बेटा दो प्रकार के मैट्रिक्स को और सीखोगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जान लिए कि किसी आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, उसके गुणधर्म क्या है। अब हम लोग समझेंगे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल, इस पे एक क्वेश्चन 4 नंबर में या 5 नंबर में फिक्स होता है बोर्ड में, क्योंकि जब इस पे आधारित सवाल लगाएंगे तो थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन आसान होगा, हार्ड नहीं है, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है इस पे। सममित आव्यूह किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा बहुत आसान है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर, परिवर्त करने पर यदि वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब कोई मैट्रिक्स ऐसा लिख दें यहाँ पे हम, हाँ, और उसका ट्रांसपोज कर दें, वही मैट्रिक्स आए जो लिखें उसका ट्रांसपोज भी करें, मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदलें भले, लेकिन वही मैट्रिक्स रहे, तो वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर माइनस वही मैट्रिक्स आ जाए। जैसे यदि कोई मैट्रिक्स ए हो, यदि कोई मैट्रिक्स क्या हो, ए हो, तो ए डैश बराबर ए हो जाए तो सिमेट्रिक है, और ए डैश बराबर -a हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये देखो, आज आपको लिखना सिखा दूंगा, कौन सा एग्जाम्पल लिखा जाए इस पर, कैसे लिखा जाए कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो। जैसे 1 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है, तो 2 यहाँ है ना, 2 यहाँ भी लिख दो, अरे सॉरी 2 लिख दो, और यहाँ पे कुछ भी जो मन करे आपका लिख दो। क्या लिख दें, 5 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ 7 लिख देते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 लिख दो, यहाँ 7 है, यहाँ 7 लिख दो, और यहाँ कुछ भी लिख दो जो मन करे आपका, 8 लिख देते हैं, ठीक है। ये सेम, ये सेम और ये वाला सेम है। अगर जा इसका ए डैश करके देखो, पंक्ति को स्तंभ में बदलो, 1 2, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलो, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलो, क्या कोई फर्क पड़ रहा है?
ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? सममित अवयव कहलाते हैं। मैं कह रहा हूँ यही एग्जाम्पल नहीं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, लेकिन क्या हो, यहाँ वाला सेम, ये वाला सेम और ये वाला सेम रखो, उसके बाद चाहे जो बीच में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई गिनती लिख सकते हो आप, बस ये दोनों सेम हो, वो उसका लास्ट इसका लास्ट सेम हो और ये दोनों सेम हो, डायगोनल में कुछ भी, विकर्ण में कुछ भी। ठीक है, समझ गए सममित अवयव किसे कहते हैं? उसका एग्जाम्पल कहेगा, कोई एग्जाम्पल दो, बता लोगे? कहेगा 5 एग्जाम्पल बताओ, बता दोगे? ठीक है, चलिए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। विषम सममित अवयव क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? तो मैंने कहा कि भाई ऐसे ही वो भी होगा, बस उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस में आ जाए। तो उसका एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ मत करिए, यहाँ चाहे जो लिखिए, चाहे जहाँ से शुरू करिए। क्या लिख दें? नहीं समझ पा रहे हो क्या लिख दें? कुछ भी लिख दें। क्या लिख दें? 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। ठीक है ना, 3 5 7 लिख दिया हमने। अब यहाँ जो यहाँ गिनती होगी उसका माइनस में लिखोगे। 1 मिनट, विकर्ण में बेटा हमेशा 0 होता है इसका, ये समझ लो। विषम सममित अवयव का जब भी उदाहरण लिखा जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, डायगोनल का ऑल एलिमेंट 0, यहाँ पे जो गिनती उसका माइनस, यहाँ जो गिनती यहाँ उसका माइनस, यहाँ पे मान लो 3 है तो इसका माइनस यहाँ। ठीक है, लिख दो और उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेके देखो। ए डैश बराबर कितना आ जाएगा? 0 5 और ये -5 0 और ये -7 -3 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, पूरे एलिमेंट में से, पूरे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लो, तो 0 में से कॉमन लोगे कोई फर्क नहीं। ये 7 5 7, ये माइनस हो गया, ये 3 हो गया, ये माइनस हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया। देखो ये मैट्रिक्स वही आया कि नहीं आया? मिलाओ, आया ना? तो लिखने का तरीका आपको खाली कंफर्म हो जाए कि विषम सममित अवयव का कोई उदाहरण आपसे पूछे तो विकर्ण अवयव के सारे एलिमेंट 0, बस जैसे सममित वाले में यहाँ सेम सेम लिखते थे वो सेम सेम रहेगा, बस इधर वाला माइनस में उसी का कर लेना है। चाहे जो गिनती यहाँ बदलते रहो, सब ढेर सारे एग्जाम्पल्स बनते रहेंगे आपके। तो क्या सममित अवयव विषम सममित अवयव समझ गए? सममित अवयव ऐसा अवयव होता है जिसका ट्रांसपोज करने पर, जिसका परिवर्त करने पर वही अवयव आए, और विषम सममित अवयव ऐसा अवयव होता है जिसका परिवर्त करने पर ऋणात्मक वो मैट्रिक्स मिले। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से पूछें। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सभी लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, जल्दी सब्सक्राइब करो। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।